हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में एग्जिस्ट करती हैं। और जब कैपिटल ए आ गया तो मैंने आपको डीपीएसपीज करवाते टाइम भी वीडियो में बताया था कि ए का मतलब है कि ये बाद में इंसर्ट की गई है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लग रही है वीडियोस तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो अगर आपको पता हो तो 1975 में जो है इमरजेंसी लागू हुई थी। उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका मानना था कि जब देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिल रहे हैं, सिटीजन जो है उनके पर्टिकुलर राइट्स हैं, तो देश के प्रति उनकी कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात उठी, रेकमेंड किया इन्होंने। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है कुछ एक ड्यूटीज जो है वो रेकमेंड की। अब उन कुछ एक ड्यूटीज में से 10 जो है स्पेसिफिक ड्यूटीज निकाल के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दी गई। ठीक है, यहां तक क्या थी? 1976 में 10 ड्यूटीज इंक्लूड की गई थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और ड्यूटी जो है वो इंक्लूड कर दी गई। यानी ओवरऑल हमारे पास कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट डजंट मीन कि वो एनफोर्सेबल है। ये ड्यूटीज जैसे डीपीएसपीज जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं थी, वैसे ही ये भी जो है वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन इन ड्यूटीज को पूरा करवाने के लिए अगर सरकार कोई लॉ बना रही है तब फिर क्या हो जाता है? वो लॉ तो एनफोर्सेबल है ना। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल है या नहीं, तो वो नहीं है। लेकिन अगर किसी लॉ के थ्रू वो एनफोर्स कर रखी है तो वो किस में आ जाएगा? फिर एनफोर्सेबल में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 51A की, क्योंकि 36 से 51 आर्टिकल तक हमने बात की थी वो डीपीएसपीज होती हैं। अब हम 51A की बात करेंगे। ये इंक्लूड किया गया था, एज हमने बता दिया अभी, 1976 में इंक्लूड हुआ था ये। तो अब कौन कौन सी ड्यूटीज हैं हर एक सिटीजन की, वो हम बात करते हैं। तो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि आपको जो है नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, जो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं नेशन को लेके, उनको क्या करना है? आपको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो क्या हम नेशनल फ्लैग की या नेशनल एंथम की अगर हम डिसरिस्पेक्ट करें तो क्या हम पे केस हो सकता है? तो वो पॉइंट उठता है कि वो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन जो पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है जी। फिर जो सेकंड ड्यूटी है, बी पार्ट जो है 51A का बी, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। यानी नेशनल स्ट्रगल जब चल रही थी आजादी के लिए, उस टाइम पे जो नोबल आइडियल्स थे, उन जो इंस्पिरेशन का एक रूप थे, उनको आपको क्या करना है? बढ़ावा देना है, सबको बताना है उनके बारे में। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि आपको देश की जो स्वाधीनता है, यूनिटी है, एकता है, इंटीग्रिटी है, उसको क्या करना है? आपने प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करना है हमेशा। ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी देश को जो है डिफेंड करने के लिए, या कभी देश आपको बुलाए, देश को आपकी जरूरत हो, तब आप क्या करेंगे? नेशनल सर्विस के लिए जब भी आपको बुलाया जाए आप हमेशा तैयार रहेंगे। ये भी एक ड्यूटी है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो पहले जब अच्छे से एजुकेशन नहीं होती थी तो जो भर्तियां होती थी, स्पेसिफिकली फौज में जो भर्तियां होती थी, वो कैसे होती थी कि उनको बता दिया जाता था कि देश को आपकी जरूरत है, भर्तियां हो रही हैं, आप आ जाइए। ऐसे वाली सिचुएशन थी। तो जब भी देश को आपकी जरूरत पड़े तो आप वहां पे जो है अपनी हाजिरी देने पहुंच जाए। फिर आता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religion, religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। बेसिकली आपको क्या करना है? भाईचारे को प्रमोट करना है। ठीक है, कि सारे भाई, सारे जो देशवासी हैं वो हमारे भाई और बहन हैं। तो वो रिलीजियस लेवल पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे या रीजनल लेवल पे बेसिकली आपको इनइक्वालिटी जो है वो नहीं रखनी है। सबको भाईचारे की नजर से आपको देखना है और उस भाईचारे को प्रमोट करना है। आपको गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना है, एक नेशनल जो है सिटीजन, इंडिया का इंडियन सिटीजन होने के नाते।
फिर आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। तो अगर आपने मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे कभी कभी, तो वहां पे आर्कोलॉजिकल सर्वे जैसे उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कंजर्व करते हैं। तो ये हम सबकी ड्यूटी है कि अगर आप कहीं मॉन्यूमेंट्स देखने गए हो या लाल किला गए हो, कोई भी मॉन्यूमेंट, तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये जो है प्रिजर्व किया गया है और आप भी जो है इसमें मदद करें। तो आपको वहां पे कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है, आपको उस प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो वो क्या है, वो एज अ इंडियन सिटी, एज एन इंडियन सिटीजन आपकी क्या है, ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसको प्रिजर्व करके रखें, जो भी कल्चर या हेरिटेज है हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करनी है, इंप्रूव करना है। ये नहीं है कि आप जो है कचरा फैलाते रहें कहीं पे भी, या नदियों में या जंगल में आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ देखने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनके प्रति जो है एक संवेदनशील का जो है आपका नेचर होना चाहिए, संवेदनशीलता आपको दिखानी है और आपको वो प्रोटेक्ट करके रखनी है। सो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी आपको लॉजिकल टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करना है एक इंडियन सिटीजन होने के नाते। आपका साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ये नहीं है कि आप अंधविश्वासों में जो है विश्वास करते जा रहे हैं। फिर है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जूर वायलेंस, यानी वायलेंस, नॉन वायलेंट जो है आपका नेचर होना चाहिए, और प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप सेफ गार्ड करेंगे। तो जैसे वो कई बार जोक्स आ जाते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मैं तोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरी तो प्रॉपर्टी है। नहीं, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा जो है बचा के रखना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि आपने जो टैक्स पे किया या आपने नहीं भी किया है, तो बहुत सारे सिटीजन्स की जो मेहनत की कमाई है वो उन पे लगी हुई है। ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, यानी कि एक्सीलेंस जो है पहले, क्योंकि आप खुद जब एक्सीलेंट बनने की कोशिश करेंगे तो देश जो है वो कलेक्टिवली अपने आप जो है अचीवमेंट्स जो है हायर लेवल पे पहुंचता जाएगा। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि हर एक स्फीयर में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटी हो, आपको हमेशा क्या करना है, एक्सीलेंस की खोज में आगे बढ़ते रहना है। फिर जो लास्ट, ये जो हमारी 2002 में इंक्लूड की गई थी, हमारी 11th जो ड्यूटी है वो है हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यानी 6 से 14 साल का बच्चा अगर आपका है तो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन आपकी ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसको एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करें और उसको स्कूल भेजें। ठीक है, तो ये पहले पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। फिर आरटीई एक्ट 2009 जब हमने किया था उसमें भी ये चीज इंक्लूड की गई थी कि ये पेरेंट्स और गार्जियन की जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है कि वो अपने बच्चे की जो है एजुकेशन का ध्यान रखे। तो ये जो 11 ड्यूटीज हैं, ये मैं फिर से बताऊंगी कि लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, केस जो है आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई लॉ बना हुआ है उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे आरटीई एक्ट 2009 है, या आर्टिकल जो है 21A में भी सेम चीज इंक्लूड की हुई है कि 6 to 14 को स्टेट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, तो वहां पे जाके वो चीज क्या हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।